Hello students, this is your tax educator CA Manisha Tejwani Kabra signing in from this particular site. Hoping that आप सब बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छे हैं. एंड टुडे आज मैं बात करने वाली हूँ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो एक हर बच्चा जब भी वो सीए कार्यक्रम ज्वाइन करता है वो अपने पूरी जर्नी के दरमियान एक ना एक बार इस बात पे ख्याल जरूर करता है. मैम आप किस बारे में बात कर रहे हो? यस, मैं बात कर रही हूँ ऑल इंडिया रैंक की. आई एम टॉकिंग अबाउट AIR. Right? So there is a very common saying about this that everybody has a will to win, but very few have the will to prepare to win. मतलब हर कोई जीतना तो चाहता है बट बहुत कम लोग हैं जो जीतने के लिए वो हर कुछ करने को तैयार हैं जो जीतने के लिए जरूरी है. तो सिर्फ विल होने से काम चल जाता है क्या? नहीं. क्या आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है? जी हाँ. सोने को भी एक बहुत सुंदर ज्वेलरी बनाने के लिए तपना पड़ता है, जलना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है. तो उसी तरीके से इफ योर ड्रीम इज AIR, सो योर विल शुड बी टू प्रिपेयर टू विन. तो प्रिपेयर करने के लिए कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं. क्या हर बच्चा ये कहता है कि अरे मैम कोई तो भी 30 मार्क खानी लोग होते होंगे जो AIR लाते हैं? अरे भाई वो भी वही बच्चे हैं, वो भी उसी तरीके से पढ़ रहे हैं जैसे आप पढ़ रहे हो, वो भी वही एग्जाम देंगे, वो भी उन्हीं बुक से पढ़ेंगे. बट ऐसा क्या वो अलग करते हैं जो उन बच्चों को ऑल इंडिया रैंक अटेन होता है और वो बच्चे जो सिर्फ पास होते हैं? सो देयर इज अ मेजर डिफरेंस, साइकोलॉजिकल डिफरेंस, आइडियोलॉजी डिफरेंस एंड ऑफ कोर्स द मैनर ऑफ प्रिपरेशन. तो आज आपके लिए हाउ टू चेज योर AIR मैं लेकर आ रही हूँ कुछ डायरेक्ट एंड रिलेटिव पॉइंट्स which if you will definitely follow, AIR is no longer a dream. तो चलो देखते हैं मैं किस बारे में बात कर रही हूँ. सो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है when you are preparing, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि लेट्स से फॉर एग्जांपल बच्चा फाउंडेशन क्लियर करके आया है इंटर में, तो बहुत ज्यादा जोश होता है कि अरे यार अब तो फाउंडेशन निकाले, देखो इंटर ऐसे निकलेगा, फाइनल तो चुटकी बजाते ही निकल जाएगा. राइट? बट ऐसा होता नहीं है. पहले जोश ज्यादा होता है, प्रिपरेशन कम होती है, धीरे धीरे प्रिपरेशन जैसे आगे बढ़ के आपकी क्लासेस बढ़ के जोश कम होता जाता है. राइट? सो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वो होता है प्लानिंग. प्लानिंग को हल्के में नहीं लेना है. ठीक है? देयर इज अ वेरी कॉमन सेइंग अगेन, दोज हु आर फेलिंग टू प्लान दे आर प्लानिंग टू फेल. अगर आपने प्लान अपने पास होने के लिए, अपने AIR के लिए अगर आपके पास प्रॉपर प्लान नहीं है, एक लेआउट नहीं है, एक रोड मैप नहीं है, तो डेफिनेटली आप हर तरीके से प्लान कर रहे हैं खुद को फेल करने के लिए. तो प्लानिंग से मेरा मतलब है कि जब आपका CA इंटरमीडिएट जर्नी चालू होता है बेटा, पहले दिन से आपको पता होना चाहिए कि मेरा ये सब्जेक्ट, जैसे इफ आई एम स्टार्टिंग विद ग्रुप 2 या ग्रुप 1, वॉट एवर आई एम स्टार्टिंग विद, मेरा ग्रुप 1 की मेरी क्लासेस इस दिन तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, ग्रुप 2 इस दिन चालू हो जाना चाहिए, इस दिन कंप्लीट हो जाना चाहिए. ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन योर एजुकेटर, और इफ यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी आपके पास एक पूरा रोड मैप होना चाहिए. मोटा मोटी मैं ये नहीं कह रही हूँ इट शुड बी एग्जैक्ट, एकदम स्ट्रिक्ट प्लान नहीं. एक रोड मैप ऑलवेज गिव्स द अंडरस्टैंडिंग कि ओके आई हैव दिस मच ऑफ टाइम और इसके बाद मेरे पास इतना रिजर्व रहेगा. तो आपकी पूरी प्लानिंग होनी चाहिए कि यार चलो इफ आई एम गेटिंग पास्ड, लेट्स से फॉर एग्जांपल इन मे अटेम्प्ट, ठीक है, तो मेरा रिजल्ट आएगा, रिजल्ट से लेकर के इतने टाइम तक मुझे मेरी क्लासेस कंप्लीट कर देनी है, मेरे पास इनफ टाइम होना चाहिए मेरे सेल्फ स्टडी के लिए. तो हर चीज का आपको प्लान करना पड़ेगा. मैं क्लासेस इतने समय में कंप्लीट कर दूंगा. अच्छा, क्लासेस जब मैं कर रहा हूं तब फर्स्ट एंड फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आप किसी से भी पढ़ रहे हैं बेटा, सोर्स हमेशा आपको ICI का ही रखना है. व्हाट डू आई मीन बाय सोर्स? सोर्स का मतलब है आपकी प्रिपरेशन ICI के स्टडी मटेरियल से होनी चाहिए, ICI के मॉड्यूल से होनी चाहिए. वॉट एवर सब्जेक्ट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 और वॉट एवर इट इज, हमेशा ICI के स्टडी मटेरियल आपके लिए क्या होना चाहिए? आपका सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए. ICI के RTPs, रिविजन टेस्ट पेपर, MTPs, मॉक टेस्ट पेपर्स, वो डेफिनेटली आपका सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए. और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपने इन तीनों के ऊपर कमांड कर रखी है, दैट मीन्स व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग व्हाटएवर सब्जेक्ट, इवन अ सिंगल चैप्टर, इवन अ स्मॉल चैप्टर, आपने ICI का मटेरियल करा है,
उसके रिस्पेक्ट में पास्ट ईयर के क्वेश्चंस कुछ हैं तो उनको प्रैक्टिस कराएं, एमटीपीज आरटीपीज आपने सॉल्व करें। दैट मीन्स आप एक होलसम कवरेज आईसीआई के सोर्सेज का रख रहे हैं एंड दैट इज द की टू सक्सेस। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसी चीज को लोग नजरअंदाज करते हैं कि अरे यार हमने प्रोविजंस तो पढ़ लिया ना, क्वेश्चंस तो हम एग्जाम में देख लेंगे, लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? यहीं पे बच्चा दिक्कत कर जाता है और वही हमारे लिए क्या होती है, रिजल्ट्स इनटू अ वेरी रॉन्ग प्रिपरेशन एंड अल्टीमेट रिजल्ट ये होता है कि हम पास होने के लिए प्लान करने लग जाते हैं रादर देन चेजिंग एआईआर। तो पहले दिन से बेटा प्लानिंग जब मैं कह रही हूँ तो पहले दिन से आपने सोच लिया है तो आपको उसी डायरेक्शन में काम करना है कि आई वांट टू गेट दी एआईआर। नाउ जब भी सिलेबस कंप्लीशन की बात आती है, अगेन व्हेन यू आर प्लानिंग, आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए, आपकी क्लासेस टाइम पे स्टार्ट होने चाहिए, टाइम पे कंप्लीट होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि भाई जो भी आपको पढ़ा रहा है वो डेफिनेटली आपको टाइम पे सिलेबस कंप्लीट करके देगा। नाउ इट्स अप टू यू। हम क्या सोचते हैं, अरे यार आज की क्लास नहीं देखेंगे, कोई बात नहीं कल देख लेंगे, देन कल का परसों, परसों का दूसरे दिन, इट कीप्स ऑन गोइंग 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 एंड इट रिजल्ट्स इन द बैकलॉग। फिर हम परेशान होते हैं कि मैम बैकलॉग से कैसे डील करें, मैम प्लीज बता दो बैकलॉग के साथ कैसे कोप अप करना है, मैम सेल्फ स्टडी नहीं हो पा रही है। अरे व्हेन देयर इज योर ग्रुप वन गोइंग, यू हैव 3 सब्जेक्ट्स, राइट? हर 3 सब्जेक्ट को आपको कंटिन्यूअसली ऑन द फॉलोड टाइम, ऑन द प्लान टाइम आपको देखना है। दुनिया की हर एक चीज वेट कर सकती है बट आपकी क्लास नहीं कर सकती। ये आपको सोच के प्रिपरेशन करनी है एंड इफ द थिंकिंग इज लाइक दिस, डेफिनेटली आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होगा। यू विल बी हैविंग योर इनफ टाइम फॉर द सेल्फ स्टडी। आप अपने रिविजन्स प्लान कर पाएंगे और जब रिविजन्स की बारी आती है तो आपको कम से कम आपका रिविजन 3 से 4 बारी कर देना है। 3 से 4 बारी आपका हर सब्जेक्ट रिवाइज हो जाना चाहिए ना। अगेन यहाँ पर क्या होता है ना, जब हम हमारे सेल्फ स्टडी टाइम पर आते हैं तो हम कहते हैं कि चलो यार पढ़ाई करना चालू करते हो, तो स्टार्टिंग के फर्स्ट 3-4 दिन तो बिल्कुल ऐसे पढ़ रहे हैं, 10-10 घंटे 12-12 घंटे हम पढ़ाई कर रहे हैं। अब 3-4 दिन कर दिया फिर खुद ही खुद को बोलते हैं कि अरे यार बहुत अच्छी पढ़ाई हुई, कोई दिक्कत नहीं, अपन तो सीए इंटर जो है एआईआर क्या एआईआर 1 लाएंगे हम। तो ये जो मोटिवेशन होता है ना, बढ़ते हुए समय के साथ आगे बढ़ते, जब आप अपने सिलेबस में आगे बढ़ते, रिविजन में आगे बढ़ते, मोटिवेशन ड्रास्टिकली गिरता जाता है। तो इसके लिए कंसिस्टेंसी इज द की। ऐसा नहीं एक दिन 10 घंटे पढ़ लिया, एक दिन 2 घंटे भी नहीं पढ़ रहे हो, वापस एक दिन 5-6 घंटे पढ़ लिया, एक दिन पढ़ ही नहीं रहे हो, ऐसा नहीं। कंसिस्टेंसी इज द की। इफ यू आर इवन स्टडिंग फॉर 7 to 8 hours रिजिडली रेगुलरली बेसिस पे विदाउट इवन स्किपिंग अ डे, आई विल से दैट इज ऑलवेज बेटर देन डूइंग लाइक 2-3 दिन हफ्ते में आपने बहुत अच्छा पढ़ लिया, 2-3 दिन पढ़ ही नहीं रहे हो, right? So consistency is very very important and consistency is the key. Now the next important point is आपका जो syllabus है बेटा सीए इंटर का, वो divided है in the manner of theoretical area and the practical area. तो देखो जब practical area का आप writing practice करते हो ना, तो हमेशा कोशिश करो हर question जो है बार बार करने की जरूरत नहीं है। Every question has some certain adjustments जो उस question में आपको फंसा देते हैं, ठीक है? पूरा क्वेश्चन होगा, मान लो उसमें 10 एडजस्टमेंट है, 3 तो भी 2 तो भी एडजस्टमेंट ऐसे निकलते हैं जिसमें बच्चा अटकता ही अटकता है। तो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो किसी भी सब्जेक्ट का, वेदर इट इज योर अकाउंट्स, वेदर इट इज योर कॉस्टिंग, वेदर इट इज योर एफएम, वेदर इट इज योर टैक्सेशन, ठीक है, कोई भी, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट क्वेश्चन वाइज आप लिखते चलो, क्योंकि इससे क्या होगा, प्रैक्टिकल एरिया में जहां पर भी आप एडजस्टमेंट्स में अटक रहे हो, नेक्स्ट बारी जब आप रिवीजन लगाओगे ना, तो आपके पास एक शीट पे वो सारे एडजस्टमेंट्स लिखे हुए हैं और अब आपको बार बार वो पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। यू हैव द क्वेश्चन नंबर, यू हैव द इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, जस्ट रीड द प्रोविजन, गो टू दैट रिस्पेक्टिव क्वेश्चन, आपके पास एडजस्टमेंट लिखा हुआ है, फटाफट रिवाइज हो जाएगा, राइट? सो आपको जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, एडजस्टमेंट्स हैं, उनकी नोटिंग करते चलो। अरे हर इंपॉर्टेंट एरिया के रिस्पेक्ट में मेमोरी टेक्निक्स या शॉर्ट ग्राफ, शॉर्ट डायग्राम, एरो डायग्राम, ये सारी चीजें बेटा आपको करनी पड़ेंगी। अब देखो क्या होता है ना, बच्चा आता है, बच्चा बोलता है कि अरे यार मैम आप रिवीजन करवा दो, मैम आप चार्ट्स बनवा दो, मैम मॉक टेस्ट पेपर आप सॉल्व करवा दो, मैम आरटीपीज आप सॉल्व करवा दो, मैम केस सिनेरियोस कवर करवा दो। अरे हर चीज अगर आपका एजुकेटर आपको करवाएगा ना, तो आप डेफिनेटली उस चीज को करने के लिए कभी विलिंगली एफर्ट्स नहीं लगाओगे। ऑन दी अदर हैंड व्हेन यू सी द रैंकर्स नो, आपके सीनियर्स या आपकी फैमिली में कोई भी जिसका ईआईआर आया होगा, उन बच्चों के अंदर खुद चाह होती है, दे देमसेल्फ डेवलप देयर मेमोरी टेक्निक्स, दे मेक देयर शॉर्ट नोट्स, कंसाइज नोट्स, ठीक है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, ये सब करना पड़ता है और ये एक बार की मेहनत है बेटा।
एक बार अगर आपने कर लिया देन एवरी टाइम आपका रिवीजन में टाइम बचना है। तो डेफिनेटली आपको फोकस करना है आपके सिलेबस को कंसाइज करने में। अगर आपने अपना सिलेबस कंसाइज कर लिया है फर्स्ट टाइम व्हेन यू आर शिद्दत से डूइंग योर सिलेबस, नो यू हैव रिटन ऑल द एडजस्टमेंट, इंपॉर्टेंट सेक्शंस का लिस्ट है आपके पास, आपने राइटिंग प्रैक्टिस, अच्छा जब भी राइटिंग प्रैक्टिस आती है ना बच्चे हल्के में लेते हैं, whether it is practical or whether it is theoretical area, kids do what, they just write down the क्या जैसे से फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन है, ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिस करने की बजाय दे कॉल इट राइटिंग प्रैक्टिस, बट क्वेश्चन को देख लेंगे, एडजस्टमेंट देख लेंगे। अरे नहीं, राइटिंग प्रैक्टिस का मतलब है मान लो एक चैप्टर के अंदर 30 क्वेश्चंस है ना, तो मिनिमम 40 to 50% क्वेश्चंस आपने अपने हाथ से लिख के करें। बिकॉज अगर ऐसा आपने नहीं करा होगा ना एग्जाम में आपका पेन ही नहीं चलेगा, आप लिख ही नहीं पाओगे, आपको भले एडजस्टमेंट आते होंगे, अरे इसको कैसे प्रेजेंट करना था, सोचने में टाइम चला जाएगा, ज्यादा टाइम जाएगा, पेपर इनकम्प्लीट होगा। तो इसलिए जब भी राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो ट्राई आप मिनिमम 40% टू 50% का एरिया ना खुद हाथ से लिखकर राइटिंग प्रैक्टिस करो, ठीक है। मेमोरी टेक्निक, नोट्स कंसाइज करने हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट, जब ये सब हो जाता है, प्लान कर लिया है, सिलेबस हो गया है, रिविजन हो गए हैं, कंसिस्टेंटली आप अपनी सेटिंग कर रहे हो, ठीक है, नोट्स आपके बनाते हुए चल रहे हो, राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, मेमोरी टेक्निक्स डेवलप कर रहे हो, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज लिख लिए हैं, अब समय है बेटा, दैट इज द लास्ट रेस, एंड दैट इज बिफोर गोइंग टू द एक्चुअल एग्जाम आपको कम से कम हर सब्जेक्ट के 2-2 मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं। इससे जो एग्जाम में होने वाला प्रेशर है, जो एग्जाइटी है, वो खत्म हो जाएगी। और हर सब्जेक्ट के अगर मिनिमम आपने 2-2 मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व कर लिए, डेफिनेटली जब आप एग्जाम लिखने जाओगे ना उस दिन आप एक अलग कॉन्फिडेंस फील करोगे, एंड दैट्स व्हाट द डिफरेंस कम्स, ठीक है। यहीं पे डिफरेंस आ जाता है एक नॉर्मल स्टूडेंट के बीच में जो शायद बेयरली पास हुआ है या पास भी नहीं हुआ है, और एक स्टूडेंट जो AIR लेकर आया है। सो आई ऑलवेज से बेटा, जो भी स्टूडेंट रैंक्स ला रहे हैं, they are not doing the different thing, they are just doing the things differently, that's why they are able to achieve their dream all India rank, and hoping that ये सारे टिप्स और ट्रिक्स अगर आप अपनी जर्नी में स्टार्टिंग से लेके एंड तक फॉलो करते हो, कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो, डेफिनेटली AIR is no longer a dream. So wishing you all the very best, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, till then bye bye, take care, have a nice day, thank you.